हाय एवरीवन, वेलकम बैक। जेई 2025 जनवरी अटेम्प्ट में जीयूसी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो आएंगे और वो आए, और ऐसे भी थे जो नहीं भी आए। तो चलिए देखते हैं कि टॉप ट्रेंड्स इस बार के क्या रहे। देखिए, इस बार जनवरी अटेम्प्ट में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया, जिसमें आपके रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ये सारे अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। केरियस मेथड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि नॉर्मली केरियस मेथड पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें ऐसा कुछ खास नहीं पूछा गया है, पर केरियस मेथड पे वो भी डायरेक्टली एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स बस वैल्यू चेंज करके डायरेक्टली पूछ लिए गए। देन कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, पर इस पे सिंपल से क्वेश्चन थे, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाते। लेसन टेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन आए, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप के। ठीक है, बहुत आसान प्यारे डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन आए। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट का नॉलेज भी चेक करने वाले क्वेश्चन डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो ये रहे टॉप ट्रेंड जो जीयूसी में इस बार देखे गए, और कुछ ऐसे भी टॉपिक थे जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे पर वो नहीं आए। तो हमने किन किन टॉपिक को मिस किया। क्रोमेटोग्राफी पे पिछले कुछ सालों में बड़ी हाइप बनी थी कि क्रोमेटोग्राफी बहुत पूछा गया, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, राइट, ये चीजें कुछ खास देखने को नहीं मिली। टॉटोमरिज्म पे कुछ देखने को नहीं मिला, जबकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। केल्डल मेथड पे न्यूमेरिकल, डुमास मेथड पे न्यूमेरिकल नहीं आए, कोई एक्सेप्शन भी इनके बारे में नहीं पूछी गई। एसिडिटी और बेसिसिटी ट्रेंड, जो कि सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखे जाते थे कि ये तो आते ही आते हैं, इनमें इस तरह का ट्रेंड वाला क्वेश्चन या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला नहीं आया। थोड़ा सा अलग तरीके से था, बट वेटेज ओवरऑल काफी कम रही। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार जनवरी में क्या नहीं आया है। तो इन टॉपिक को मे बी एग्जामिनर अप्रैल में कवर करे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट 2025, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, तो वॉच इट टिल द वेरी एंड, क्योंकि इसमें हम जीयूसी का पूरा एनालिसिस भी करेंगे कि 2025 जनवरी में जीयूसी का ट्रेंड कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस आए, जैसा एक्सपेक्टेड था। मतलब 2022, 23, 24 में जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन आए या कुछ डिफरेंट हुआ, और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। तो वॉच इट टिल द वेरी एंड, और हर एक क्वेश्चन को आपको खुद से पहले ट्राई करना है 30-40 सेकंड तक। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक्सप्लेनेशन से उसको डिटेल में आप समझ सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये मैं बोलूंगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा आसान। क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, देखो, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया, प्रोपीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बच्चे का सिंपली, कोई भी बच्चा जिसने बेसिक पढ़ रखा है, ठीक है, प्रोपीन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो प्रोपीन में आप देख पा रहे हो कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इस कार्बन पे तो दो डिफरेंट ग्रुप हैं, H और CH3, पर इस वाले कार्बन पे दोनों सेम है। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये जीआई नहीं शो कर पाएगा। और इन्होंने बोला ही है कि इनकरेक्ट बताइए, तो ये तो इनकरेक्ट है। मतलब जो ए ऑप्शन है ये आंसर में पक्का होना चाहिए। यहाँ पे ए है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो पहले आपकी एलिमिनेट हो गई, क्योंकि ए ऑप्शन इनकरेक्ट और दैट शुड बी इन द आंसर। देन तो अब मुझे बेसिकली इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ए और ई तो दोनों में कॉमन है, तो बेसिकली मुझे सिर्फ डी को चेक करना है कि डी इनकरेक्ट है या नहीं है। तो मैं डायरेक्टली डी पे आता हूँ। 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए, ये आ गया 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो दोनों सेम ग्रुप हैं। अब दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ये भी शो नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये इनकरेक्ट बात हुआ, और दिस इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था ना, एलिमिनेशन ऑप्शन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो दो ऑप्शन आपकी पहले से एलिमिनेट होगी, और आपको सारे ऑप्शन को सॉल्व नहीं करना पड़ा। वैसे अगर आप कर भी लो, देखिए, ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स और ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। हाँ, ऑन द ऑपोजिट साइड आइडेंटिकल होते हैं ट्रांस में, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है। देन सिस ब्यूटुइन हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ब्यूटुइन। यस, क्योंकि ट्रांस ब्यूटुइन में क्या होगा, दोनों मिथाइल ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल बहुत आसान, 4 नंबर फ्री के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर मैं ट्रेंड बताऊं इस बार का जनवरी का कैसा रहा, तो स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए। हाँ, नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी पूछे गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ये पूछे गए, बड़े बड़े सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स थे, तो नथिंग
लाइक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन। तो अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आप इस बार के जो क्वेश्चन थे उनको बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यही अप्रैल के लिए आपके लिए एक हिंट है कि पीवाईक्यूज पे ध्यान दीजिए, कि बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के क्वेश्चन से इंस्पायर्ड थे और कुछ जगह तो क्वेश्चन रिपीट भी थे। देखो, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं इस तरह से लिखता हूँ। तो बच्चे यहाँ पे किस तरह के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो चेक करते हैं, क्या यहाँ पे हो सकता है? यस। ये कार्बन 2 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन भी 2 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है। तो ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई शो होगा। देन वी हैव अ कायरल सेंटर हियर। कायरल कार्बन है, इसके क्रॉस आरएस है ना, मतलब आइसोमर्स बनेंगे। तो टोटल 2 स्टीरियो सेंटर हैं, कोई सिमेट्री नहीं है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4, टोटल 4 यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। आसान क्वेश्चन था, फ्री के 4 नंबर। तो दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आईयूपैक नेम। इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है आपको? ये सच में बताऊं, इतना आसान क्वेश्चन आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको लगेगा कि नहीं सर देखो, लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे फिर एक एक करके ऑप्शन को चेक करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर है। अब दोनों में से हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जाहिर सी बात है कि जो नंबरिंग है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होगी। तो चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद बच्चों 6 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि नाम किस तरह का दिया हुआ है, क्योंकि दोनों में पॉसिबल करेक्ट नेम आपके जनरेट हो सकते हैं। इसलिए 5 के बाद में 6 नहीं लिख रहा। पर ये तो पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो लास्ट में ओइक एसिड आएगा। सही है? ये देखिए हेक्सेनोएट, O8 तो बिल्कुल नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा हेक्सेन है, नो हेक्सेन। फिर ओइक एसिड O8। बेटा सिर्फ यही चेक करने से कि मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और इट शुड बी ओइक एसिड, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नाम देखिए 6 मेथॉक्सी कार्बोनिल। 5 पे मतलब इन्होंने यहाँ पे 6 इसको लिया हुआ है। ठीक है, 6 ये लिया हुआ है। तो 5 पे भी मिथाइल है और 2 पे भी मिथाइल है, तो 2,5 डाइमिथाइल। और 6 पे क्या लिया इसको? मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, दैट इज फाइन। हेक्सेनोइक एसिड। तो बताओ, था ना आसान क्वेश्चन? बिना सॉल्व किए सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से ही आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट वन देखिए, अब ये मैं बोलता हूँ कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। और आप ये बोलो कि सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है। इन केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस 180 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस 143.5 मिलीग्राम ऑफ एजीसीएल। ठीक है, अब एक बार ध्यान से एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 12.23 देखो। यहाँ पर एजीबीआर को लिया हुआ है, यहाँ पे एजीसीएल लिया है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना क्लोरीन होगा उतने आगे एजीसीएल बन पाएगा, क्योंकि एजी पॉजिटिव आयंस तो हमारे पास सरप्लस हैं, एक्सेस में है। पर जितने मोल क्लोरीन के होंगे या क्लोराइड आयन के होंगे उतने ही एजीसीएल बन पाएंगे। मोल ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल ऑफ एजीसीएल। और नंबर ऑफ मोल ऑफ एजीसीएल कैसे निकालोगे? तो गिवन वेट दैट इज 143.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ग्राम, क्योंकि मिलीग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाय एजीसीएल का मोलर मास दैट इज 143.5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 10 रेज टू पावर -3 इतने मोल। और वेट ऑफ क्लोरीन कैसे निकालोगे आप? वेट ऑफ क्लोरीन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक वेट 35.5, रहेगा 10 रेज टू पावर -3 इंटू 35.5 इतने ग्राम्स। और परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कैसे निकाल देते हैं? वेट ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इंटू 100। आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए, अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इनमें कोई डिफिकल्टी है? मतलब डिफरेंस है? बिल्कुल आसान, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। और एक्सरसाइज का भी नहीं है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी अगर आपने कर रखे होते तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और ये सिर्फ एक ही नहीं है, वेरियस मेथड पे इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड जो देखने को मिला इस बार जीओसी में, दैट इज़ के डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जो क्वेश्चन आते थे मैच द फॉलोइंग वाले, उस पे काफ़ी कम हो गया कंपैरेटिवली। और जो क्रोमैटोग्राफी पे बहुत भर-भर के क्वेश्चन पिछले 2-3 साल आए हैं, क्रोमैटोग्राफी पे इस बार थोड़ा कम हुआ। केल्डाल मेथड पे कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आया, डुमास मेथड पे कोई खास न्यूमेरिकल नहीं आया। केरियस मेथड पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो अप्रैल को लेके आप क्या बोल सकते हो? अप्रैल को लेके मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे इस बार केरियस मेथड पे काफ़ी फ़ोकस रहा, तो अप्रैल में आई थिंक
डुमास मेथड, केल्डाल मेथड, इन पे फोकस होना ज़्यादा चाहिए, ताकि टोटलिटी में सारी चीज़ें कवर हो सकें। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। अदरवाइज़ अगर आपने जो जनवरी में पूछा है उसी को आप एग्ज़ैक्टली सेम टॉपिक्स को अप्रैल में भी पूछ लोगे, तो कुछ ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा वो। ठीक है? तो यहाँ से मेरे को आइडिया लग रहा है, केल्डाल और डुमास मेथड पे थोड़ा फोकस करके जाना। ठीक है? और क्रोमैटोग्राफी पे भी। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अच्छा एक-एक करके आपने ये भी बताना है कि क्या आपने बाय द टाइम वी फिनिश द सेशन, आपको ये भी बताना है कि आपको सच में उम्मीद थी कि ये इतने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी या जो सोर्स मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ से हो सकते थे? क्या आपको पता था इसका? पता था तो बताइए कमेंट्स में, नहीं पता था तो भी बताइए, और ये पूरा सेशन देखने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ? क्या आपने सीखा? वो भी आप बताइए। देखिए स्टेटमेंट 1 में यहाँ पे क्या बोला गया है? नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसेन्स टेस्ट। कहाँ लिखा है? चलिए वो भी देखेंगे। स्टेटमेंट 2 में देखिए क्या बोला गया? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद मैग्नीशियम इन लेसेन टेस्ट। चलिए अब आपको मैं 2 पंक्तियाँ दिखाता हूँ एनसीईआरटी की। 12.9.2, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसिन टेस्ट। कुछ-कुछ मैच कर रहा है ना? कुछ-कुछ मैच कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इंटो द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। वहाँ क्या बोला था? मैग्नीशियम, तो वो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। ठीक है? तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स। तो डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी था ये, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। चलिए ये भी सबूत हो गया। वैसे तो हर साल के सबूत आपको मैंने दिए हैं पीछे भी, 2024 की भी डिस्कशन की थी, 23 की भी, 22 की भी, 25 की भी हो गई। नेक्स्ट वन, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। चलो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे आपको एक ओवरऑल पिक्चर भी मैं बता देता हूँ। इस बार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काफ़ी पूछी गई, एक आध क्वेश्चन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे आया, मतलब मेन फोकस कार्बोकेटाइन पे ही था, व्हिच इज़ ऑब्वियस, है ना? मोस्टली अगर इंटरमीडिएट्स की बात करें, तो कार्बोकेटाइन्स को ही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है? तो उसमें कुछ स्पेशल नहीं था। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। देखिए, अब कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। पहले वाले में तो कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ। दूसरे वाले में डोनेटिंग ग्रुप लगा है, पर वो लगा है मेटा पोज़ीशन पे, और मेटा पोज़ीशन पे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते। तो अगर यहाँ पे मेसोमेरिक नहीं काम करेगा, तो इसका सिर्फ़ इंडक्टिव ही ऑपरेट कर पाएगा, और इंडक्टिव से तो ये विथड्रॉइंग है। राइट? ओएमई जो है ओसीएच3 इट्स अ विथड्रॉइंग ग्रुप, फाइन। पर पैरा पोजीशन पे जो है, तो ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई भी करेगा, पर मेसोमेरिक और इंडक्टिव में मेसोमेरिक ओवरऑल डोमिनेटिंग होता है, तो ये ओवरऑल इसका डोनेटिंग इफेक्ट कंसीडर होगा, और बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है मिथॉक्सी। देन यहाँ पे मिथाइल डोनेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव के थ्रू, और वो उतना अच्छा डोनेटिंग इफेक्ट नहीं है जितना मेसोमेरिक इफेक्ट है। तो सबसे अच्छा डोनेटिंग इफेक्ट किसमें आ रहा है? थर्ड में, तो दैट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये भी ओवरऑल बहुत आसान, प्रिडिक्टेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो आप बोलोगे सर ये तो सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। ठीक है? नेक्स्ट वन अगेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब इसको भी देखिए, अभी-अभी हमने बात की, लेसन टेस्ट में द कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयनिक कंपाउंड। ये वाली बात तो सही है। The sodium fusion extract of an organic compound having nitrogen and sulfur gives Prussian blue color with FeSO4 and sodium ferrocyanate। क्या ये सही है कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हो तो वो प्रशियन ब्लू कलर देता है? चलो अब इसको भी हम नोट्स में देखते हैं। तो ये नोट्स आपको मैंने पहले भी ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको मैं। देखो बच्चे, जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, और आप सोडियम के साथ उसको हीट करते हो, तो NaSCN बनता है, और ये जो SCN नेगेटिव आयंस हैं, दे गिव ब्लड रेड कलरेशन विद Fe3 पॉजिटिव। FeSO4 के साथ वो काम नहीं करेगा, Fe3 पॉजिटिव के साथ वो ब्लड रेड कलरेशन देगा। प्रशियन ब्लू कलर कब दे सकता है ये? अगर हम एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ इसको हीट करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसके साथ करते? एक्सेस ऑफ सोडियम के साथ हीट करते, तो ये जो SCN नेगेटिव आयन बनता, ये फर्दर टूटता, साइनाइड अलग होता और सल्फाइड अलग होता, और फिर साइनाइड अपना यूजुअल जो टेस्ट था प्रेशियम ब्लू वाला वो देते, और सल्फाइड अपने यूजुअल टेस्ट देते। ठीक है? तो यहाँ पे प्रेशियम ब्लू कलर बन सकता था प्रोवाइडेड सोडियम मेटल वाज टेकन इन एक्सेस। पर ऐसा यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ फॉल्स। तो देखो इस पर्टिकुलर एक पैराग्राफ से लेसन टेस्ट पे 2 क्वेश्चन तो अभी हमें डायरेक्टली दिख गए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरीनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। चलिए प्रोपेन ले लेते हैं, ये आ गया प्रोपेन। इसकी हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। ये 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट देता है। अब इन्होंने बताया नहीं 2 डाइक्लोरो हैं। देखो डाइक्लोरो, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन लग सकती हैं 1 पे, एक 1 पे लग जाए, एक 2 पे लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। दोनों 2 पे लग जाएँ, ऐसा भी हो सकता है। एक 1 पे लग जाए, एक 3 पे लग जाए, ऐसा। तो मेरे पास मल्टीपल 2 से ज़्यादा डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन पाएँगे, राइट? बट इन्होंने तो 2 ही बोले हैं। चलो ठीक है, ठीक है। X एंड Y, अमंगस्ट X एंड Y, X इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अब बच्चे देखो, अगर मैं यहाँ पे दोनों क्लोरीन लगा लूँ, ठीक है, तो दैट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, एक बार मैं ड्रॉ करके आपको दिखाई देता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा-सा आसान भी हो जाए। तो और 1 पे लगा लेते हैं दोनों। एक बार ये हो गया, एक बार ये हो जाएगा, ठीक है? ये मेरे पास प्रोडक्ट्स बन गए। इन प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें, बेटे जो 1 पे दोनों क्लोरीन लगे हैं, इसमें कोई कायरल सेंटर है मेरे पास? नहीं, कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है? इस वाले में इस वाले में ये वाला कायरल सेंटर आ गया, ठीक है? तो दिस इज़ कायरल, ये आ जाएगा। देन इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इस वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एक्स और वाई बोल रहा है ये, इसमें से दिस वन इज़ एक्स, ठीक है? तो ये पक्का दोस्तों ये एक्स है। व्हाट अबाउट वाई? वाई बस आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया था, वाई का कोई काम नहीं है, जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू, क्योंकि वाई के बारे में कुछ पूछा भी नहीं आगे। अब बोला कि हाउ मेनी ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट्स ना कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स व्हेन इट इज़ फर्दर ट्रीटेड विद क्लोरीन। तो एक्स की में अगर हम फर्दर, ठीक है, फर्दर इसकी हेलोजिनेशन करवाते हैं, क्लोरीनेशन करवाते हैं और ट्राइक्लोरिनेटेड आपको बनाना है। अब देखो बच्चे, इसमें क्लोरीन एक नया कहाँ-कहाँ लग सकता है? एक यहाँ पे आ सकता है, या इसकी जगह यहाँ पे आ सकता है, और एक बार यहाँ पे आ सकता है, ठीक है? तो ये 3 पोज़ीशंस हैं। चलिए एक बार यहाँ पे लगा लेते हैं क्लोरीन, दूसरी बार यहाँ पे लगा लिया, और तीसरी बार यहाँ पे लगा लिया, ठीक है? अब क्योंकि दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि स्ट्रक्चरल आइसोमर ही बताइए, वीडियो की बात नहीं हो रही है। तो ये कितने बन गए आपके पास? 3 बन गए, ठीक है? तो बस यही पूछा है आपको, तो फोर्थ ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। तो ये मैं बोलूँगा एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट बिकॉज़ इसमें आपको 2 पार्ट्स में इसको समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो इट विल बी लिटिल टाइम टेकिंग। ये टफ नहीं है, बट टाइम टेकिंग डेफिनिटली है, और टाइम इज़ एवरीथिंग फॉर अस। नेक्स्ट वन देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन, मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डायरेक्ट रिपीटिशन है ये। 3 के 4 नंबर थे। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर जो बताना है, तो अब ये हमारे पास आयन्स हैं, ठीक है? तो क्लियरली अगर हम देखें, पहला वाला आपका नॉन एरोमेटिक है, सॉरी, पहला वाला आपका एंटी एरोमेटिक है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, प्लेनैरिटी है ना? ऑल द कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक वाली पूरी हो रही है। दूसरे में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्यू इज़ एरोमेटिक। और ये जो थर्ड है, आर, दैट इज़ नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉन प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर है, ये आपको याद ही करना पड़ता है, इसको देख के नहीं आप बता सकते कि ये नॉन प्लेनर है, ठीक है? तो प्लेनैरिटी इज़ इम्पोर्टेंट, चाहे उसको एरोमेटिक बोलना हो, चाहे एंटी एरोमेटिक बोलना हो, प्लेनैरिटी होना ज़रूरी है। जैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन-सा होगा? क्यू, फिर उसके बाद कौन-सा होगा? आर, लास्ट में आएगा पी, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक है, वो डिस्टेबलाइज़ हो रहा है वो। तो क्यू, आर, पी, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, 3 के 4 नंबर थे। 20 से 25 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 15 सेकंड में भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वन, अब देखिए, केरियस मेथड में एक और क्वेश्चन आ गया, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। तो ड्यूरिंग द सल्फर एस्टिमेशन, अब देखो मैं आपको यहाँ पे सॉल्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी का 12.24 सॉल्ट एग्जांपल। तो इन सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम, ओके, 160 मिलीग्राम का मतलब कितना होगा? 0.16 ग्राम। इन्होंने कितना लिया है? 0.157 ग्राम। हल्का सा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। इज़ 466, है ना, 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। इन्होंने कितना दिया है? तो 466 का मतलब हुआ 0.466, और इन्होंने कितना दिया है? 0.4813।
थोड़ा-सा डिफरेंट मतलब हल्का-सा वैल्यूज़ को ट्वीक किया गया है, बाकी एग्ज़ैक्टली सेम है। अब बताओ, कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। देखो जितना सल्फ़र होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 1 सल्फ़ेट में 1 सल्फ़र लगता है, ठीक है? तो जितने मोल सल्फ़र के होंगे उतने ही मोल सल्फ़ेट के बनेंगे, तो उतने मोल बेरियम सल्फ़ेट के भी बनेंगे, राइट? ठीक है? बस आप बोल सकते हो कि मोल ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू मोल ऑफ बेरियम सल्फ़ेट। तो बेरियम सल्फ़ेट के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे हम? गिवन वेट दिया हुआ है, डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट 233 होता है। गिवन वेट आपके पास 466 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 233 इतने मोल आ जाएँगे सल्फर के। तो वेट ऑफ सल्फर कितना रहेगा? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट सल्फर का 32 होता है, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 इंटू 32 इतने ग्राम्स। और परसेंटेज ऑफ सल्फर कैसे निकालोगे? सल्फर का वेट डिवाइड बाय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेट इंटू 100, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो डायरेक्टली अब हम 3 क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाएँगे इसमें, 2 तो हमने ऑलरेडी कर ही लिए, एक और आगे आएगा। केरियस मेथड पे जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से हैं, डायरेक्ट, ठीक है? अब बताओ एनसीईआरटी से पेपर आता है कि नहीं आता? नेक्स्ट वन देखिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ओके? एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में भी कई बार बच्चे पूछते हैं, सर इनमें दिक्कत आती है, असर्शन रीज़न में दिक्कत आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ न्यूमेरिकल आ जाएगा, 4 ऑप्शंस आ जाएँगी, 4 ऑप्शन में से कुछ हिंट मिल जाता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना हिंट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए ये सही है कि गलत है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स और आपने थ्योरी को कितने ध्यान से पढ़ा हुआ है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन से चुन के निकाल ली जाती हैं। देखो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, डुमास मेथड इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात सही है। डुमास मेथड यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए। केल्डाल मेथड भी यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट सही है। Second, Dumas method involves the formation of ammonium sulfate by heating the organic compound with concentrated H2SO4। ये गलत हो गया। डुमास मेथड में जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस बन के बाहर निकलती है, ठीक है? अमोनियम सल्फेट बनता है केल्डाल मेथड में। ये वाला पार्ट गलत हो गया। तो अब बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था? कुछ खास कैलकुलेशन? नहीं। सिंपल सी क्लैरिटी कि बॉस डुमास मेथड में तो N2 गैस निकलती है, केल्डाल मेथड में अमोनियम सल्फेट बनता है। राइट? इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली बोल पाओगे कि सर स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ फॉल्स। आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी ये भी था, क्योंकि ये दोनों मेथड बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में साफ-साफ करके एक्सप्लेन किए गए हैं विद ब्यूटीफुल डायग्राम। ये भी बिल्कुल 4 नंबर फ्री के थे। नेक्स्ट वन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, आपको शायद स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है? ये पहला है, दिस इज़ सेकंड। साथ-साथ में आप सॉल्व भी करते रहो, ठीक है? और इन ऑप्शंस को तो ना देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सर कौन-सा सही है, कौन-सा मतलब ज़्यादा स्टेबल है, कौन-सा कम स्टेबल है। तो दे आर वेरी ईज़ी। कुछ सॉल्व करने की, ड्रॉ करने की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देखो, पहले वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जो OCH3 है, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जंप करेगा रेजोनेंस से, है ना? ये यहाँ जंप करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। बच्चे जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो क्या इस OCH3 के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर पा रहा है? पा रहा, क्योंकि बीच में एक CH2 आ गया, व्हिच इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो चेन के बीच में अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाए या एटम आ जाए, तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाती है। तो मतलब ये जो OCH3 है, ये रेजोनेंस के थ्रू कोई हेल्प नहीं कर पा रहा। ये उल्टा क्या काम करेगा फिर? दिस विल एक्ट ओनली एज़ अ माइनस आई ग्रुप। अब माइनस आई ग्रुप तो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज़ करेंगे। तो पहला वाला कार्बोकेटाइन तो कोई खास स्टेबल नहीं है। सेकंड की बात करें, सेकंड में रेजोनेंस में इन्वॉल्वड है ये। ये लोन पेयर यहाँ जंप करेगा, ये डबल बॉन्ड आगे जंप करेगा। तो मतलब ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। तो अच्छी बात है, स्टेबलाइज़ कर रहा है ये। थर्ड में देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, वो भी रेजोनेंस कर सकते हैं। बट हैलोजेंस मेसोमेरिक से डोनेट करती है, इंडक्टिव से विथड्रॉ करती हैं। और हैलोजेंस के लिए खास करके इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। दैट मीन्स कि ओवरऑल हैलोजेंस आर स्लाइटली विथड्रॉइंग, स्लाइटली ही सही, पर हैलोजेंस ओवरऑल विथड्रॉइंग ग्रुप कंसीडर की जाती हैं। तो विथड्रॉइंग ग्रुप अगर कंसीडर किया जाएगा ये ओवरऑल,
दैट मीन्स कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फोर्थ वाले में, फोर्थ में भी ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, पर ये भाई साहब इधर भी इन्वॉल्व है, दो तरफ है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट तो देंगे ये, पर ये उतना स्ट्रांगली नहीं दे पाएंगे क्योंकि डेडिकेटेड नहीं है ये, है ना। कभी कभी डोनेट करते हैं, कभी कभी इसके साथ डोनेट कर रहे हैं, कभी उसके साथ डोनेट कर रहे हैं, तो ये उतना अच्छा डोनर नहीं है, ये मॉडरेट प्लस एम ग्रुप है। तो सबसे अच्छा डोनेशन किस में जा रहा है, सेकंड वाले में, सेकंड इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, और कोई लीस्ट स्टेबल पूछे तो लीस्ट वाला कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें OCH3 एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन को भी आप पहले खुद से ट्राई करो, आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए OCH3 और NHCOCH3 आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है। एक गलती है इसमें, और गलती इसमें ये है कि ये बोलना कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, दैट इज लाइक पहले से एज्यूम करके बैठे हो आप कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम करवाते हैं तब तो ये ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं, बट यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कंसीडर होंगे। तो एग्जामिनर को थोड़ी-सी यहाँ पे समझ लगानी चाहिए थी और एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना चाहिए था कि हम एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव में कौन-सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताइए। डायरेक्टली बोल देना कि यार ये एक्टिवेटिंग होती है, ये गलत बात होगी। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ केस में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हैं, तो इट काइंड ऑफ मेक्स लाइक कि चलो यार होपफुली वही पूछा होगा। ये नहीं डिज़ाइन किए जाते ना नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स। आईआईटी के पेपर को देखो, एक-एक छोटी से छोटी चीज़ भी वो लिखते हैं, कंसीडर दिस, इग्नोर दिस। आई थिंक दिस लेवल ऑफ ना क्लैरिटी, जब आपको पूरे साल में पेपर बनाना है नेशनल लेवल का, तो दिस लेवल ऑफ क्लैरिटी शुड बी देयर इन द एग्जामिनर। ठीक है? मतलब हम उस चीज़ को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं, तो मतलब जो पेपर बनाने वाले लोग हैं यार, वो तो ज़्यादा ही क्वालिफाइड है हम लोगों से। ओके? तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है कंसीडरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये बात करेक्ट है। साइनाइड और OH मेटा डायरेक्टिंग है। साइनाइड इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग बट OH इज़ नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग। OH तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है? तो ये वाला पॉइंट हमारा सेकंड गलत हो गया। साइनाइड एंड SO3H आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। यस, बात सही है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, अच्छा देखो, इसमें भी ध्यान रखना, इसको रिवर्स करके सोचोगे तो क्या होगा? जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, आप OH ले लो, OCH3 ले लो, NH2 ले लो, NHR ले लो, OCOCH3 ले लो, NHCOCH3 ले लो, जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप आप कंसीडर करो, दे आर मोस्टली ऑर्थोपैरा, है ना। अल्काइल ग्रुप्स ले लो, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की बात ठीक है, पर अब मैं इसको बोलूँ अदर वे अराउंड। अगर मैं ऐसा बोलता सपोज कि ऑल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो वो गलत हो जाता। जैसे हेलोजेंस ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हैं, पर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो रिवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हाँ, पर ये सही है। हेलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये गलत है। हेलाइड्स आर स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए है, सी है और डी है। फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये भी मैं बोलूँगा कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये, नॉट बिकॉज़ कि इसमें कुछ टफ था, बट क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट हर एक पॉइंट पे सोचना पड़ा, तो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग था ये। आप 15 से 20 सेकंड में आंसर इसका दोगे जल्दबाजी में, गलती कर सकते हो। इसलिए इसको मॉडरेट बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, फिर से केरियस मेथड पे आ गए हम। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन के ऊपर आए अभी। देखिए, अगेन फॉर एग्जांपल 12.23, ठीक है, AgBr का अब यहाँ तो डायरेक्टली देखिए, यहाँ पे गिवन कंपाउंड जो दिया इन्होंने 0.15 है, हमारे पास 0.25 है। AgBr कितना बन रहा है? 0.15, इनका बन रहा है 0.12। बस ये सेम अप्रोच जो पीछे हमने AgCl के लिए सॉल्व किया, वही सेम यहाँ पे AgBr से सॉल्व हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। अब मुझे बताओ कि अगली बार अप्रैल के लिए अगर मैं प्रिपेयर करूँ, तो मैं समझदार अगर हूँ थोड़ा-सा, मैं ये तो एंश्योर करूँगा कि डुमास मेथड, केल्डाल मेथड, केरियस मेथड, जितने भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्व्ड एग्जांपल जो है ना एनसीईआरटी के, उनको तो मैं रट के जाऊँ, मतलब रट के नहीं, समझ के जाऊँ परफेक्टली, कि उसमें से कुछ आ जाए, मेरे को अप्रोच बिल्कुल सही पता होनी चाहिए। बस वैल्यूज़ ऊपर-नीचे होंगी थोड़ी-सी। अब समझदार होंगे तो ऐसा तो करके जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर फॉर 5 फिनाइल पेंट 4 इन 2 ओल। अगेन नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पूछे हैं।
आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पेंट, तो पेंट का मतलब 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए। यस। 4 पे ईन है, 1 2 3 4, 4 पे ईन लगा लिया। और 5 पे फिनाइल है, 5 पे फिनाइल लगा लिया। ठीक है, 2 पे ओल है, 2 पे ओएच लगा लिया। ठीक है, 5 फिनाइल पेंट 4 इनटू ओल, डन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक कायरल सेंटर है इस पे, और एक डबल बॉन्ड है जिसके क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकता है। सिमेट्री कोई नहीं है इसमें, तो इसलिए मैं 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज़ 4 ज्योमेट्रिक, सो 4 टोटल स्टीरियो आइसोमर बोल सकता हूँ यहाँ पे आएँगे। ठीक है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर बनाते ही दिख रहा है कि इसमें 4 बन सकते हैं, बनाते ही। तो ये आसान क्वेश्चन था, फ्री के 4 नंबर थे ये। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा-सा उनको कन्फ्यूज़न था। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मे बी शायद प्रोपाइलियम उतना स्टेबल नहीं है, ट्राइटाइल, तो ट्राइफेनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है दैट इज़ मोर स्टेबल। तो चलिए इसको मैं आपको थोड़ा-सा प्रूफ के साथ इसमें दिखाऊँगा। ठीक है, प्रूफ के लिए मेरे को खुद को गायब करना पड़ेगा, थोड़ा-सा गायब हो जाता हूँ। देखिए, बच्चों, जब एक कार्बन के साथ ना तीनों तरफ बेंज़ीन रिंग लगा होता है, तो इसका जो पॉज़िटिव चार्ज है वो तीनों बेंज़ीन के साथ रेजोनेंस में है, डिलोकलाइज़ है। तो दैट इज़ अ वेरी स्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट, बहुत स्टेबलाइज़ कर रहा है इसको। और जो ट्रोपाइलियम है, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? देखो यहाँ पे जो पॉज़िटिव चार्ज है वो तो डिलोकलाइज़ हो रहा है, बट दिस पॉज़िटिव चार्ज इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिसिटी। इसकी वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। पर ये जो ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन है, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, ठीक है? इसमें पॉज़िटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिसिटी है। अगर आप पॉज़िटिव चार्ज को हटा दो तो एरोमेटिक नहीं रहता ये। तो ऐसा पॉज़िटिव चार्ज जो एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहा हो, दैट इज़ वेरी, वेरी स्टेबल। ओके? तो इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है कि सर ये 2 बड़ी क्लोज़ कॉल है, तो सी ज़्यादा स्टेबल है या ए ज़्यादा स्टेबल है? तो ऐसे केस में यू नीड टू गो फॉर डेटा, राइट? दिस इज़ आई थिंक या तो जेरी मार्च से है ये, ना प्रोबेबली, प्रोबेबली जेरी मार्च से होगा शायद, तो चेक कर लेना एक बार आप। तो प्रोपाइलियम आयन की हाइड्राइड एफिनिटी देखिए 83 है, और ट्राइफेनाइल मिथाइल की है 96। जितनी कम हाइड्राइड एफिनिटी उतनी ज़्यादा स्टेबल ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड एफिनिटी। ठीक है? तो जब भी व्हेनेवर इन डाउट चेक डेटा। ठीक है? तो डेटा हमको हमेशा क्लियर कर देगा कि कौन सही है, कौन गलत है। तो सी सबसे ज़्यादा स्टेबल आ जाएगा, सी के बाद फिर ए आ जाएगा, ठीक है? फिर बी, फिर लास्ट में डी, फोर्थ ऑप्शन। अब आई थिंक जिनको थोड़ा डाउट रह गया होगा कि सर इसमें क्या है, क्यों है, कैसे, क्योंकि ऑनलाइन के अगर हम इधर-उधर सॉल्यूशन चेक करते हैं, वो आंसर तो दे देते हैं। दे डोंट गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों है। बोल देंगे कुछ वेग सी स्टेटमेंट दे देंगे। बट यहाँ पर ना इनके बीच में डिफरेंस इतना कम है, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस नहीं है ट्रोपाइलियम और ट्राइफेनाइल मिथाइल की स्टेबिलिटी में। दे आर क्लोज। तो इन दैट केस डेटा यूज़ करके काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है? नेक्स्ट वन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 30 सेकंड, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहला वाला देखो, स्टेटमेंट 1, दीज़ आर आइसोमेरिक कंपाउंड्स। सबसे पहले क्या चेक करना है? नंबर ऑफ कार्बन, इसमें टोटल 6 कार्बन है, इसमें भी टोटल 6 कार्बन है। ओके, इसका 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसमें भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहे हैं एंड दे आर डिफरेंट। तो ये रिंग चेन आइसोमर्स हुए। यस, दे आर आइसोमर्स, तो स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, एक में रिंग है और एक में ओपन चेन है विद अ डबल बॉन्ड। दूसरा, देखिए, दिस इज़ अ 1 डिग्री अमीन एंड दिस इज़ अ 2 डिग्री अमीन। ओके, नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। बेटा 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन को कई बार बच्चे यहाँ पे गलती से मेटामर इसको बोल दे रहे हैं। मेटामर नहीं है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होती हैं। ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोला गया इसको। बिल्कुल सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू। आसान क्वेश्चन था ये। तो मतलब आइसोमरिज्म पे इस बार ना बड़े जनरल से भी क्वेश्चन भी आए। जनरली इतने आसान क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते थे, पर इस बार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे ना इस तरह के क्वेश्चन भी आए, ये कुछ सालों से नहीं आए थे। जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉटोमेरिज्म पे कुछ आएगा, टॉटोमेरिज्म वेरी हॉट टॉपिक रहता है। टॉटोमेरिज्म पे कुछ नहीं देखने को मिला मुझे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है? अच्छा क्यों? नॉट कि बहुत डिफिकल्ट है,
बट इसमें जल्दबाजी में बच्चा गलती कर सकता है। कैसे? देखो, ध्यान से देखना। सॉलिड एक्स है हमारे पास, ठीक है? एक सॉलिड है एक्स, उसको हमने हीट किया, फिर वेपर बने, वेपर भी उसी के बने, फिर उसको ठंडा किया, ठीक है? फिर वो सॉलिड एक्स वापस आपको मिल गया। तो सॉलिड को हीट करने पे देखो मेल्ट नहीं किया, वो डायरेक्टली वेपर में गया वो। ये पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे? लिक्विड स्टेट में नहीं आया, वो डायरेक्टली वेपर में गया। सॉलिड से डायरेक्टली कोई वेपराइज़ हो रहा है हीट करने पे, दैट मीन्स सब्लाइम हो रहा है वो। और डिस्टिलेशन किसकी करते हैं हम बोलते हैं ना कि 2 लिक्विड्स का मिक्सचर था, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस थे, राइट? अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स व्हिच आर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, उनको आप डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हो। यहाँ पे लिक्विड्स का तो मिक्सचर है ही नहीं कोई। डिस्टिलेशन डजंट मेक सेंस एट ऑल। एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन बहुत लिंक मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट होता है वहाँ पे, वॉलेटाइल कंपाउंड्स बनते हैं, उनको हीट करते हैं, वो डिसोशिएट कर जाते हैं, ना कुछ ऐसा है। बट इसको देख के लग नहीं रहा वैसे मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। सब्लिमेशन मेक सेंस, सॉलिड से वेपर बन रहा है और उन वेपर्स को आप ठंडा कर लोगे, वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सब्लिमेशन मेक्स कंप्लीट सेंस। क्रिस्टलाइजेशन में कुछ बच्चों को लगा, सर क्रिस्टलाइजेशन भी तो हो सकता है। बेटा क्रिस्टलाइजेशन, रीक्रिस्टलाइजेशन जो तरीका है ना, उसमें क्रिस्टल को डिसॉल्व किया जाता है। क्रिस्टल को एक ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं, जिसमें वो लो टेम्परेचर पे तो डिसॉल्व नहीं होता, थोड़ा हीट करने पे डिसॉल्व हो जाता है। पहले वो डिसॉल्व होगा, उसको बड़े धीरे-धीरे वापस से ठंडा करते हैं, फिर वो रीक्रिस्टलाइज़ करता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आंसर इज़ थर्ड ऑप्शन सब्लिमेशन। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा। बड़े टाइम से, बड़े सालों से हम देखो हम पढ़ाते तो आ रहे थे हर साल, इलेक्ट्रोफाइल भी पढ़ाते थे, न्यूक्लियोफाइल भी पढ़ाते थे जीओसी की स्टार्टिंग में। न्यूक्लियोफाइल पे डायरेक्टली क्वेश्चन बड़े सालों से नहीं आ रहे थे। इस बार शुक्र है उन्होंने कुछ पूछ लिया कि भैया इनमें से कितने न्यूक्लियोफाइल हैं। लग रहा है कि अच्छा किया पढ़ा दिया था बच्चों को। ठीक है? देखो, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, ठीक है? शेयर करने के लिए। अमोनिया, यस है। पीएचएसएच सल्फर के पास है, ठीक है? साइज़ पे मत जाना, सर साइज़ का बड़ा है। न्यूक्लियोफाइल तो आपका पीएच3पी भी है, ट्राइफेनॉल फॉस्फेट, ये तो बहुत बड़ा है साइज़ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत बड़ा है तो सामने वाला कॉम्पैक्ट ले लो फिर, सबस्ट्रेट को कॉम्पैक्ट कर लो, ठीक है? तो जस्ट सेइंग कि सर ये बल्की है, ऐसा है, वैसा है, इन्होंने ये नहीं पूछा कि बेटा बल्की है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ पूछा है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, ठीक है? थर्ड, डाइमेथाइल सल्फाइड, CH3 ट्वाइस एस, सल्फर के पास लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड भी तो काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि डबल बॉन्ड भी अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर सकता है किसी पे अटैक करने के लिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? डबल बॉन्ड आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, ये याद नहीं आ रहा है वो कौन-सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे, ठीक है? बताना एक बार कमेंट्स में, आपको याद होगा मैंने आपको नोट्स में दिया भी है वो। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ एक्टिंग एज़ अ लिगैंड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मतलब डोनेटेड, तो ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। OH नेगेटिव तो डेफिनिटली है, H3O पॉजिटिव नहीं है। अब नो डाउट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, पर ऑक्सीजन का अपना ऑक्टेट यहाँ पे पूरा है और अगर एक और लोन पेयर आपने डोनेट किया, एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल पॉजिटिव चार्ज पे बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि भाई साहब मेरे पास लोन पेयर है पर माफ़ करो, मैं उसको डोनेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? देन CH3 ट्वाइस कार्बोनिल, यस, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके थ्रू अटैक कर सकता है ये, ठीक है? तो ये भी है और NCH3, पता नहीं यहाँ पे कुछ बीच में कुछ कुछ गायब है। अरे NCH3 वाला ये भी होगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला मेरे को ज़रा मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे आई थिंक ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा है। इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन सबको काउंट करते तो फिर लग रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? अब तो 7 लग रहे हैं इन दैट केस, ठीक है? तो तुम्हारा 7 लग रहे हैं। कोई अगर आपको लग रहा है कि सर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट था, लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है? इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन, द स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड, ये मैं बोलूँगा एक टफ क्वेश्चन था और इसमें थोड़ा-सा डिबेटेबल भी है क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पे गलती भी लगी है, ठीक है? अब मे बी आप जिस बच्चे की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, आप एक बार करेक्ट करो क्योंकि यहाँ पे जो सी और डी ऑप्शन दिख रहे हैं वो दोनों सेम हैं और सी और डी दोनों ऑप्शन सेम है और ये क्योंकि पैरा पोज़ीशन पे लगे हैं, तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी, इंट्रा नहीं होगी और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तो हम जानते हैं स्टीम वॉलेटाइल होता है, तो ए तो आंसर होगा ही होगा, ठीक है? ये तो होना ही होना है। पर जब ये पैरा पोज़ीशन पे होंगे आपस में तो उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं होगी, इंटरमॉलिक्यूलर होगी और इंटरमॉलिक्यूलर से क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है, सामने एक और मॉलिक्यूल है, सामने एक और मॉलिक्यूल है। इनके बीच में आपस में इस तरह से एच बॉन्डिंग होगी, जिससे कि मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो फिर वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं होते फिर ईज़िली, ठीक है? स्टीम वॉलेटाइल होने के लिए बॉइलिंग पॉइंट शुड बी लो और वो होता है जनरली जब इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। तो उसके लिए ए ऑप्शन तो सही बैठता है। तो उस तरीके से क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, स्टीम वॉलेटाइल है, नहीं है, बट आई चेक्ड अबाउट इट कि ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं है। बट चलो अब पेपर में आप बैठे हो, आपके पास इंटरनेट नहीं है चेक करने के लिए कि आंसर है कि नहीं है। तो बेस्ड ऑन दैट अगर हम ये सोचें कि यार ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो स्टीम वॉलेटाइल हो रहा है क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे भी लग रहा है कि यार यहाँ पे भी हो तो जाएगी। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, लगता है कि ये भी फिर आंसर हो जाना चाहिए क्योंकि ये तो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं, इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, इंटरमॉलिक्यूलर ही होगी और दैट विल नॉट गिव यू अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, दैट विल गिव यू अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए और सी और डी दोनों करेक्ट भी हैं और करेक्टली सेम है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट हुआ है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा आप करेक्ट करिए इस क्वेश्चन में क्या था, क्या नहीं था। बट मुझे अगर आंसर देना होगा और आंसर में अकेला ए कहीं है नहीं, तो फिर आई विल गो विद द फोर्थ ऑप्शन कि चलो मोस्ट एप्रोप्रिएट पकड़ते हैं ए और बी, ठीक है? बट अगर डेटा अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे, दिस इज़ नॉट स्टीम वॉलेटाइल ऐसा बोला गया है, ठीक है? बाकी तो चलो अब देखेंगे कि एनटीए क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया देता है कुछ कि नहीं देता है, ठीक है? नेक्स्ट वन देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आईयूपैक नेम मैच करवाने हैं। तो सीधी-सी बात है जैसे हम फर्स्ट को लें तो लॉन्गेस्ट देखिए C2H5 है ये, ठीक है? मतलब इसको अगर एक्सपैंड करके लिखूँ मैं CH2 CH3 1 2 3, ठीक है? यहाँ से भी 1 2 3 राइट? तो सिमेट्रिकल बन गया ये, इधर को 3 इधर को 3 और दूसरी बात यहाँ पर नीचे को भी CH2 CH3 है। तो इसको अगर हम CH3 CH2 CH CH2 CH CH3, ठीक है? ये कंपाउंड आ गया। तो इसमें नेमिंग कैसे करेंगे? देखो अगर मैं लेफ्ट साइड से चलता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 3, 5 पे आ रहा है। यहाँ से चलता हूँ तो 1 2 3 4 5 3, 5 पे ब्रांचेज़ आ रही हैं। तो जब ब्रांचेज़ दोनों तरफ से सेम लोकेंट पे ही आ रही हों, तो अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी पे आते हैं। यहाँ से चलूँगा तो 1 2 3 पे इथाइल आ रहा है, ओके? और अगर राइट साइड से चलता हूँ, तो 3 पे मिथाइल आ रहा है। मैं प्रेफ़र क्या करूँगा, इथाइल या मिथाइल? तो अल्फ़ाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, तो अल्फ़ाबेटिकली मैं प्रेफ़र करूँगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो 3 पे इथाइल आएगा, 5 पे मिथाइल आएगा। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये कनेक्ट कर गया आपका ए के साथ। ए आपका 2 के साथ मैच कर गया। तो ये 2 ऑप्शन आपकी आउट होगी। अब देखो ए तो 2 के साथ मैच कर गया, बी 3 के साथ मैच करवा रखा है इन्होंने। आपको बस सी को चेक कर लेना है, सी से आपका आंसर आ जाएगा। तो सी में अगर हम देखें, सी इज़ लाइक दिस, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू हो रहा है और ब्रांच भी यहाँ से नज़दीक है। तो आप कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है? तो 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल 1, 3 पेंटाडाइन। तो सी मैच कर जाएगा 4 के साथ, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी ईज़ी क्वेश्चन, ठीक है? काफ़ी आसान। तो इस बार आईयूपैक नेमिंग पे भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले ओवरऑल। एंड नेक्स्ट वन देखिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इन पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, ये क्वेश्चन मेरे को जल्दी से आप लोग बताओ साथ-साथ में, ठीक है? कमेंट्स में कि क्या लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था डायरेक्टली कि नहीं था? मैं देखना चाहूँगा ये कितने बच्चों ने कितने ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा है, ठीक है? टेस्ट है आपका ये। और आई थिंक ये वाला पार्ट मैंने आपको जो नोट्स दिए थे हाइलाइट करके, पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के, है ना? इकट्ठे करके मैंने सिंगल पीडीएफ बना के आपको दिया भी था।
तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन पुराने वीडियोज़ का। वहाँ पे हाइलाइटेड था ये वाला पार्ट। देखिए, इन पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज़ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट। चलिए, बेटा ये है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या जो आपका लैब मैनुअल है, ठीक है? तो प्रोबेबली चैप्टर नंबर 5 है ये क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी पे एक छोटा-सा चैप्टर है, चैप्टर के 2 पेज है बस, ठीक है? एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में, ओके? उसमें चेक करें, तो आप यहाँ पे ज़रा ध्यान दें इसको। इन पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, स्टेशनरी फेज इज़ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड एडसॉर्ब्ड ऑन एन एसेंशियली इनर्ट सपोर्ट, ठीक है? ऐसा ही लिखा हुआ है। ये वाला बात करेक्ट है, स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या दिया हुआ है? पेपर क्रोमैटोग्राफी, इन पेपर क्रोमैटोग्राफी द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है? अ, हाँ, paper chromatography is an example of partition chromatography in which liquid present in the pores of paper, not the material of the paper, liquid present in the pores of the paper is stationary phase। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। बताइए, था डायरेक्टली एनसीईआरटी से कि नहीं था? हाँ, टेक्स्ट बुक से नहीं था, लैब मैनुअल से था। था तो था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से आया है। पीओसी वाला पार्ट जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पीओसी पे आपको इतना डिटेल सेशन भी लिए, नोट्स भी दिए, हैंड रिटन नोट्स भी दिए और मैंने कहा था कि बेटा पढ़ के जाना, फ्री के नंबर होंगे और अगर उसको छोड़ के आओगे तो बहुत दुःख होगा। ठीक है? तो बताना कि आप लोगों ने वो नोट्स पढ़े थे और आपके जो क्वेश्चन आया आपकी शिफ्ट में, आपने सही किया कि नहीं किया। अब ये देखिए एक और सल्फर एस्टिमेशन का, बेरियम सल्फेट वाला एग्ज़ैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। मतलब मेरे एक्सप्लेन करने का भी मुझे लगता नहीं इसमें कुछ है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है। ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली ये वैल्यूज़ हैं, थोड़ा बहुत में वेरिएशन किया, आंसर आ गया। डन? तो दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे एंड प्लीज़ मेक श्योर आप इस सीरीज़ को पूरे अच्छे से कवर करें और जो पुराने हमने वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, उनको भी देखें क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ अब तक कवर हो गए हैं, टॉपिक कवर हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लीज़ टेक सम टाइम टू गो थ्रू देम एंड रिमेंबर वन थिंग, पेपर फोड़ना है।